Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो अभी भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो आपके हिसाब से कौन से हैं इन दी ऑर्डर ऑफ सीरियसनेस? संजय जी, मुझे लगता है कि सीरियसनेस तो हर एक की है। अब वो प्रायोरिटाइजेशन आप देख लीजिए जैसे भी करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उस पर एक डिनायल है राज्य सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा डिनायल आपको नज़र आता है। कोशिश ये हो रही है कि इसके ऊपर अच्छा सा पर्दा डाल दिया जाए कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है और वो आपको रोज बरोज नजर आ रहा है पंजाब की सड़कों पे। और उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। एक खालिस्तानी रेडिकलिज्म, उसी में आप देखिए वो कल परसों दल खालसा का एक वो टेररिस्ट था जो पाकिस्तान में मरा, उसके ऊपर एसजीपीसी ने एक शोक संदेश दिया है टेररिस्ट को, और उसको उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया कि वो सिक्खी का नुमाइंदा था। अब वो सिक्खी का क्या नुमाइंदा था ये तो एसजीपीसी को ही पता होगा, लेकिन भारत सरकार चुप है उसके ऊपर, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं है। अकाली दल जो है वो टूट फूट का शिकार वैसे ही हो रखा है। अकालियों की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो एक पार्टी वहाँ पर एक लिहाज से कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ खड़ी हुई थी, जो शायद बाकी देश में उसका उस तरीके का रोल नहीं रहा, वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फिर चन्नी टाइप के लोग हैं जो पता नहीं कौन सी, मतलब वो दे प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स काइंड ऑफ अ थिंग, और उनको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो हैं क्लैरिटी वाले कांग्रेस के नेता, वो इतना उभर करके नहीं आ रहे। ऑल्दो राजा वारिंग और बाकी जो इस टाइप के हैं वो उन्होंने एक पर्टिकुलर पोजीशन ली है, लेकिन बाय एंड लार्ज पंजाब इज अ बिग प्रॉब्लम। उसमें ड्रग्स भी हैं, टेररिज्म का खतरा भी है, रेडिकलिज्म का है, एक्सट्रीमिज्म का है, तमाम चीजें हैं। कश्मीर, एक लिहाज से कश्मीर में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल पिछले 15-20 वर्षों में शायद इतनी अच्छी स्थिति ना आ रही हो। बीच में एक पीरियड आया था 2004 के आसपास जो काफ़ी बेहतरी हुई थी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद देयर हैज बीन अ स्लाइड। उसको 2019 से अगर आज तक आप कंपेयर कर रहे हैं, या 2014, 15, 16 के बाद अगर आप देखें तो 10 सालों में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 3 प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल उभर करके आ रही हैं, वो एक तो जम्मू में ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो काफ़ी हद तक जम्मू में शिफ्ट हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आपने उसको बिल्कुल एक लिहाज से कुचल ज़रूर दिया है, लेकिन वो दोबारा से उभर सकता है, और उसकी वार्निंग्स है हमारे पास। अब उसमें भी थोड़ा राजनीतिकरण हो जाता है कि एनसी के नेता जो हैं वो, क्योंकि 370 को उन्होंने अपना वो बना लिया है, मुद्दा बना लिया है, तो कि जी 370 अगर वापस नहीं लेके आए तो फिर देखना 1990 वाले हालात दोबारा से पैदा हो जाए। वो एमपी बोल रहा है श्रीनगर वाला जी, वो अपनी जगह है, अब लेकिन वो एक प्रॉब्लम है वहाँ पर, और उसको आप पिछले 5 वर्षों में आप उसको एड्रेस नहीं कर पाए। कि जो वहाँ पर राजनीतिक बदलाव आना चाहिए था, जो आपने संविधान में जो रिफॉर्म्स किए 2019 में, उसके बाद जो एक राजनीतिक बदलाव आना चाहिए था वो हमारे को नजर नहीं आ रहा। तो एक वो प्रॉब्लम दूसरी है। तीसरी प्रॉब्लम आपको जो कश्मीर के अंदर नजर आ रही है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उस पर बहुत सारे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है, दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के इश्यूज हैं। वहां पर इश्यूज उभर करके आ रहे हैं जिसमें करप्शन के भी इश्यूज आ रहे हैं, और जो बातें सुनने में आ रही हैं ये सीधा राजभवन के ऊपर लोग निशाना साध रहे हैं, और उस चीज को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये
कश्मीर में ये मुद्दे उभर करके आ रहे हैं, और अगर आपने इनको एड्रेस नहीं किया, अगर आप उसी लय में बहते रहे कि यार सब अच्छा है, सब अच्छा है, हम तो चैंपियन हैं, हम तीसरी बारी जीत करके आए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आप यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। तो ये तो दो बिल्कुल हमारे को नजर आ रहा है। तीसरा मुद्दा जो आपको इंक्रीजिंगली नजर आ रहा है, बंगाल में आ रहा है, और कुछ हद तक जो उत्तर पूर्व के राष्ट्र हैं, खासतौर पर मणिपुर में। अब मणिपुर में अगर खबरों में कुछ नहीं आ रहा, उसका ये मतलब नहीं है कि जमीन पे कुछ नहीं हो रहा। और मणिपुर में जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं अभी भी, और उस पर शायद उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी जा रही जिस तरीके से देनी चाहिए थी। कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए कि वहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी लेकर के आए। उसकी पेचीदगियाँ अपनी हैं, मैं उन पेचीदगियों में नहीं जा रहा, लेकिन वो है अपनी जगह। लेकिन बंगाल में भी हमारे को एक नज़र आ रहा है कि जो हालात एक लिहाज से पैदा हो रहे हैं, उसको बहुत लोग बोलेंगे कि जी आप राइट विंग की बातें कर रहे हैं, आप संघी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। वो बातें तो लोग 50 करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा है कि बंगाल में जो एक एक तरीके की शह दी हुई है आपने मुस्लिम कट्टरपंथ को, उसको कोई उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। उसी के साथ साथ कि जिस तरीके की राजनीतिक, जिसे आप कहें दमन, वहां पर हो रहा है कि अगर आप देखिए, एक एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है वो जिस भी पार्टी को चूज करे। कुछ हद तक मनमुटाव होता है, कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, वो पार्ट एंड पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन जिस तरीके से आप खींच खींच के लोगों को मार रहे हैं, जिस तरीके से आपने एक खुली शय दी हुई है, और एक एक तबका है भारत के अंदर जिसको नजर नहीं आता कि अगर तालिबान टाइप की पनिशमेंट दी जा रही है और उसको एक रूलिंग पार्टी का एमएनए डिफेंड कर रहा है, और उसमें आपके जितने दिग्गज पत्रकार हैं जो बाकी सब चीजों के ऊपर खून के आंसू रोते हैं, उस पर कोई तो हो सकता है क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो वहां पर सांसद बन गई हैं, हो सकता है उनके और कोई कॉन्टैक्ट्स हो सकता है कि उनको राजनीतिक तौर पर ये लगता हो कि यार इस मुद्दे को उठाएंगे तो शायद जो विपक्ष की राजनीति है उस पर सेंध लगेगी। आई डोंट नो, वट एवर द रीजंस। हो सकता है कि वो ये समझते हैं कि इस तरीके का कट्टरपंथ जो है ये सेक्युलर है, लेकिन दूसरा कट्टरपंथ जो है वो कम्युनल है, तो हो सकता है वो भी हो। आई डोंट नो, वट एवर द रीजन। लेकिन जो हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं, आजकल तो सांसद पति को यदि आप उनकी आलोचना करें तो भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। वो तो है। सांसद पति जो है वो दिल्ली में है, लेकिन एफआईआर करते हुए दर्ज हो जाती नहीं तो सी अच्छा, खैर वो एक हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि दूसरे मुद्दे पे चले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो आंतरिक सुरक्षा की जो नहीं है, दमन है, उसका एक पहलू है। एक दमन है। क्योंकि यहाँ पर ये होता था कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि जी देखिए आपने लोगों की आवाजें दबा दी हैं वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ आप भी वही काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, और 25-25, 30-30 एफआईआर लोगों के खिलाफ फाइल कर देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आप डायरेक्टली किसी के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं, डायरेक्टली आप एक डेफमेशन टाइप का कोई काम करते हैं या कोई गाली गलौज करते हैं, बिल्कुल आप एक कानूनी प्रणाली में रहते हुए आप जरूर उस पर कदम उठाइए। लेकिन अगर आप एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप एक किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेशक वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो, उस पर आप लोगों के ऊपर एफआईआर अगर फाइल करना चाहें और जो प्रोसेस है उसको पनिशमेंट बना दें, तो फिर वो भी कोई डेमोक्रेसी और सिविल राइट्स और इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। लेकिन वो एक, जैसे मैंने आपसे कहा, कि एक अलग बहस हो जाएगी।